चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर पूरा ही थियोरेटिकल है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें सिर्फ आपको समझना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक 1.1, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या है? देखिए बच्चों, ह्यूमन जो है वो बहुत पहले से अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, अपने आसपास का जो पूरा वर्ल्ड है, उसको समझने के लिए हमेशा क्यूरियस था। उसे हमेशा ये जो डे और नाइट रेगुलर होते हैं, फिर जो सीजन्स रेगुलर आती है, इक्लिप्स होता है, टाइड्स होती है, वॉल्केनोज होते हैं, रेनबोज हैं, ये सब कुछ उसके लिए हमेशा एक सोर्स ऑफ वंडर था। मिस उसको हमेशा वो फैसिनेट करता रहता था। तो इसलिए हमेशा ह्यूमन इसको जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करता रहता था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ह्यूमन हमेशा उसको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता था। जैसे कि देखिए, आज आप जानते हो कि भाई वॉल्केनो क्या है, ठीक है, लेकिन समझिए कि आपको पता ही नहीं कि वॉल्केनो क्या है और आपके सामने कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो आप उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्ड तो करोगे ना। मिस आप कहोगे कि ये क्या है, किस तरह से हुआ, उसका कुछ लॉजिक आप बताने की कोशिश करोगे, तो ये आपका रिस्पॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ह्यूमन भी अपने आसपास जो भी ये सारी घटनाएं बनती रहती थी, उसके बारे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया करता था। इन सभी रिस्पॉन्स में से एक तरह का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा मिला करता था। देखिए, वन काइंड of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully, look for any meaningful patterns and relations in natural phenomena, and build and use new tools to interact with nature. देखिए, ह्यूमन जो रिस्पॉन्स करता था उसमें से एक रिस्पॉन्स उसका हमेशा देखने को मिला है, और वो ये है कि वो किसी भी फिजिकल इवेंट को अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करता था और उसमें से एक मीनिंगफुल पैटर्न निकालने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, उन पैटर्न्स के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करता था। और इस तरह से नेचुरल फिनोमिना जो भी है अपने आसपास, उसको समझने की, उसको बिल्ड करने की और उसके ऊपर से नए टूल्स बनाने की और उसको नेचर के लिए अपने साथ यूज करने की भी वो कोशिश करता रहता था। चलिए एक एग्जाम्पल से ये समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि ह्यूमन ने देखा कि भाई एप्पल पेड़ से गिर रहा है, ह्यूमन ने देखा कि भाई एक बर्ड स्काई से गिर रहा है, ह्यूमन ने देखा कि एक पत्थर को ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो नीचे गिर रहा है। ये क्या हुआ? इन सभी ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन फिनोमिना है। तो वो कॉमन फिनोमिना क्या है वो उसने फाइंड करने की कोशिश की, तभी तो जाके आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जानते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपने आसपास जो भी फिजिकल इवेंट्स बनती है उसके अंदर एक कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, उसके बीच में क्या रिलेशन उसे फाइंड करने की कोशिश करता है और फिर उसके बेसिस पे नए टूल्स बनाता है और उस नए टूल्स के साथ वो नेचर्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है। This human endeavor led in course of time to modern science and technology. देखिए, इसी पे से आज का साइंस और आज की टेक्नोलॉजी हमें मिल पाई है। देखिए, ये जो एक जिज्ञासा ह्यूमन की रही है, उस वजह से ही आज की पूरी टेक्नोलॉजी और आज का साइंस हमारे पास जो कुछ भी है वो है। क्योंकि किसी भी एज में ह्यूमन संतुष्ट नहीं हुआ, वो अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है फिजिकल टर्म में उसको समझने के लिए और कोशिश करता रहा। इसी वजह से हमारे पास आज का ये मॉडर्न साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप स्टोन एज की बात करें तो तब सब कुछ स्टोन से बना था, सारे हथियार जो है वो स्टोन से बने थे। तो वो स्टोन एज था, लेकिन ह्यूमन एंडेवर जो है उसने उसे मजबूर किया उससे भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे करके आया आयन एज। तो आयन एज में सारे टूल्स, हथियार जो भी है वो सब कुछ आयन से बनते थे। इसके बाद बारूद आया, तो फिर
बारूदाने से फिर तोप बनी, बंदूकें बनी वगैरह और कुछ भी बना, और ऐसे करते करते उसमें भी डेवलपमेंट हुआ, तो आज हमारे पास AK-47 राइफलें आ गई। और इससे भी आगे हम जा रहे हैं, अब लेज़र गन्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? ये ह्यूमन एंडेवर की वजह से कोर्स ऑफ टाइम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें इस तरह से मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी मिलती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब हम समझते हैं जो वर्ड है साइंस उसको। द वर्ड साइंस originates from the Latin verb scientia, which is having a meaning to know. The Sanskrit word vigyan and the Arabic word ilm convey the similar meanings, namely knowledge. Means ये साइंस बेसिकली सेंटिया से आया है, जिसको भी आप कह सकते हो कि इट इज टू नो। संस्कृत का जो वर्ड है विज्ञान और अरबिक का जो वर्ड है इल्म, इन दोनों का मीनिंग होता है नॉलेज। तो ये सारे जो वर्ड है वो कुछ सिमिलर मीनिंग ही दे रहे हैं, जो कि है एक तरह से नॉलेज। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मैनी अदर मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। टू इट्स प्रोग्रेस यानी क्या? साइंस का प्रोग्रेस। यानी कि साइंस के प्रोग्रेस में इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया और दूसरे भी अलग कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन है। इसमें देखने लायक बात यह है बच्चों कि इसमें इंडिया का नाम भी है। ठीक है, यानी कि इंडिया साइंस को डेवलप करने में अर्ली सिविलाइजेशन से ही ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब समझते हैं कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड। देखिए ये है व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ये समझने लायक बच्चों। साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना in as much as detail and depth as possible। पहली बात तो ये कि साइंस क्या है? साइंस नेचुरल फिनोमिना को जितना हो सके उतना डिटेल में और जितना हो सके उतनी गहराई में समझने का एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, एक सिस्टमैटिक कोशिश है। हैफेजार कोशिश नहीं है, सिस्टमैटिक कोशिश है, इसको कहते हैं साइंस। एंड यूज द नॉलेज so gained to predict, modify and control the phenomena। इतना ही नहीं, ये जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज से इस फिनोमिना के बारे में प्रेडिक्ट करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको कंट्रोल करना, ये भी साइंस है ना। एक और चीज देखो, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, unraveling the secrets of nature is the first step towards the discovery of science। साइंस की डिस्कवरी कैसे हुई? क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में समझने की क्यूरियोसिटी जो है, उसकी जो उत्सुकता है, और नेचर में जो सीक्रेट्स है उस सीक्रेट्स को अनरिवील करने की जो कोशिश है, इन सभी से ही डिस्कवरी ऑफ साइंस हुआ। यानी कि साइंस का इन सभी से ही जन्म हुआ। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या है देखिए। सबसे पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्व करो। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद इसके रिलेटेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करिए। Then qualitative and quantitative reasoning, इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करिए। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाइए।
यानी जो कुछ भी आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाइए, मैथमेटिकल मॉडल यानी कि एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन बनाइए। फिर प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थियरीज। इसके बाद प्रिडिक्शन कीजिए और फिर जो थियरी है उसको वेरीफाई कीजिए या उसे फॉल्स डिक्लेयर कर दीजिए। स्पेक्यूलेशन एंड कंजक्टर also have place in science, but ultimately the scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observations or experiments। देखिए, आपके सोच, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, इन सभी का स्थान है साइंस में, नो डाउट, लेकिन एट लास्ट वही थियरी एक्सेप्टेबल रहेगी जिसको आप ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर पाए। अगर आपने कोई थियरी दी है, एज्यूम करके थियरी दी है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आप ऑब्जर्वेशन उसका ना बता पाओ, अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट करके ना बता पाओ, तो वो एक साइंटिफिक थियरी के तौर पे एक्सेप्ट कभी नहीं होगी। अब ये लाइन देखो, The interplay of theory and observations or experiments is basis of progress of science। देखिए, साइंस में थियरी और ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट, ये एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट मिल गया और थियरी बाकी है, कभी ऐसा होता है कि थियरी मिल गई और एक्सपेरिमेंट उसका करना बाकी है। तो ये एक दूसरे से आगे पीछे ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन इन्हीं से पूरी साइंस का प्रोग्रेस हुआ है। अब आगे ये बात भी देखिए, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट। क्या बात कही, देखिए, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, कोई भी थियरी फाइनल नहीं है। सच में बच्चों, कोई भी थियरी फाइनल नहीं है। आज हमें लग रहा है कि चलो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये फाइनल थियरी, लेकिन हो सकता है कि कल हमें कोई और नई थियरी मिले या कोई ऐसी सिचुएशन मिले जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना दिख रहा हो सकता है, तो तब ये एक पुरानी थियरी हो जाएगी। एंड नो अनक्वेश्चन ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बीच में कोई भी अनक्वेश्चन ऑथोरिटी जैसा कुछ नहीं है। मीन्स किसी एक साइंटिस्ट ने कह दिया इसलिए ये फाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे और कोई भी हो, इसने कह दिया इसलिए ये कोई फाइनल थियरी, ऐसा नहीं है। समझ हो? एज ऑब्जर्वेशंस इंप्रूव इन डिटेल एंड प्रिसिजन और एक्सपेरिमेंट्स yield न्यू रिजल्ट्स, थियरीज मस्ट अकाउंट फॉर them if necessary by introducing modifications। देखिए, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आगे आते जाएं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा डिटेल में मिलते जाए, ज़्यादा प्रिसीजन के साथ मिलते जाए, वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट्स के न्यू रिजल्ट्स आते जाएंगे, नए नए रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे थियरी को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, उसमें मॉडिफिकेशंस करते रहने पड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया हुआ है, देखिए क्या है। ऐसा हुआ कि निकोलस कोपर्निकस, इसने थियरी दी, सन सेंटर थियरी दी, सोलर सिस्टम के लिए सन सेंटर थियरी दी। यानी कि उसने कहा कि भाई सन सेंटर पे है और आसपास सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसा निकोलस कोपर्निकस ने कहा। लेकिन इसके बाद टाइको ब्राहे, इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए प्लैनेटरी मोशंस के, और कुछ 25 साल तक उसने ऑब्जर्वेशंस लिए, और ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे वो उसने दे दिए जॉनस केपलर को। ठीक है, अब जॉनस केपलर ने जो ऑब्जर्वेशन टाइको ब्राहे के थे वो, और खुद जो ऑब्जर्वेशन किए वो, उसके आधार पे ये देखा कि भाई प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, लेकिन
इलिप्टिकल है। तो इस तरह से ये जो सर्कुलर ऑर्बिट थी दैट वाज रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर। तो अब जो हमारे पास नया डेटा था उसके साथ इसको फिट करने के लिए ये तय किया गया कि भाई ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल होनी चाहिए। अब ये तो था एक छोटा सा मॉडिफिकेशन थियरी में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नए ऑब्जर्वेशंस इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं कि पूरी की पूरी थियरी बदलनी पड़ती है। इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए 20th सेंचुरी में न्यूटोनियंस मैकेनिक्स जो है वो तब तक की सबसे सक्सेसफुल थियरी थी। मीन्स ऐसा माना जाता था कि ये थियरी हर एक जगह पे एप्लीकेबल है, दुनिया में हर एक बात पे हर एक जगह पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन हुआ ये कि कुछ एटॉमिक फिनोमिना समझाने में ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स चला ही नहीं। सोचिए, मीन्स एटम रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसमें से कुछ रिजल्ट्स को समझाने में न्यूटोनियन मैकेनिक्स सही हो ही नहीं पाया। समझ रहे हो? ऐसा ही दूसरा हुआ कि हम लाइट को हमेशा वेव मानते थे। हमें पता था कि भी लाइट क्या है, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ, इसके बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होती किससे? लाइट से ही होती है। लाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, अब लाइट वेव है ये हमें पता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी रिजल्ट्स हैं वो हम वेव थियरी से समझा सकने चाहिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट से हुआ और लाइट वेव है, तो वेव थियरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाने चाहिए। लेकिन वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसी तरह समझा ही नहीं पाई। अब जब ऐसा होता है तो फिर हमें किसी नई फिनोमिना को डिस्कवर करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ए रेडिकली न्यू थियरी known as quantum mechanics to deal with atomic and molecular phenomena। तो इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ जो कि इस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमिना को समझा पाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट, एक मॉडल एक्सपेरिमेंट से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ऐसे करते करते आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाती है। ऐसा ही एक केस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया। ठीक है, उससे न्यूक्लियर मॉडल के बारे में, एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया। ये वो टाइम था जब हम एटम के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, और तब इस एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से हमें एटम के बारे में जानने को मिला, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है ये जानने को मिला, और इतना ही नहीं, न्यूक्लियस की साइज के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने को मिला। अब इसी को ही बेस लेके नील्स बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन एटम की इंफॉर्मेशन दी, उसकी पूरी क्वांटम थियरी दी। ये क्वांटम थियरी क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नील्स बोहर ने ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम समझाया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के बारे में बात की, ऑर्बिट्स का जो क्वांटम नेचर है उसके बारे में भी उसने बात की। ऐसा एक दूसरा केस है कि 1930 में पॉल डिराक ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, एंटी पार्टिकल के बारे में थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दी। थियोरेटिकल, ठीक है, एंटी पार्टिकल क्या है इसके बारे में पॉल डिराक ने 1930 में इंफॉर्मेशन दी। और इसके 2 साल बाद कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन बना डाला एक्सपेरिमेंटली। ये भी एक्सपेरिमेंटली। देखिए 1930 में पॉल डिराक ने
थियरी दी, सिर्फ एंटी पार्टिकल की थियरी दी, लेकिन कार्ल एंडरसन ने 2 साल के बाद यानी कि 1932 के आसपास ये एंटी पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन बना डाला। याद रहे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। चलिए अब देखते हैं यहां पे हम फिजिक्स के बारे में समझेंगे। देखिए, फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन in the category of natural sciences, which also includes other disciplines like chemistry and biology too. देखिए, फिजिक्स जो है वो नेचुरल साइंस का एक डिसिप्लिन है, यानी एक तरह से कहें तो एक ब्रांच है, नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। वैसे नेचुरल साइंस के दूसरे भी 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये भी 2 डिसिप्लिन्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये इंग्लिश में जो हम फिजिक्स लिखते हैं, ये वर्ड कहां से आया पता है? ये वर्ड आया ग्रीक के एक वर्ड फिजिक्स से, फिजिक, उससे आया। यहां पे लिखा नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन दरअसल वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से आया हुआ है और फिर इसको इंग्लिश में फिजिक्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग होता है नेचर। ये जो फिजिक वर्ड था उसका मीनिंग होता है नेचर। फिर संस्कृत में भी एक इक्विवेलेंट नाम है, वो है भौतिकी। क्या है? भौतिकी। ये भौतिकी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड को समझने का पूरा सब्जेक्ट है। इसी पे से हिंदी में हम इस सब्जेक्ट को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब ये लाइन देखिए, अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन यानी कि फिजिक्स इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। फिजिक्स की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन देना पॉसिबल ही नहीं है और वैसे वो जरूरी भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है फिजिक्स में देखे गए 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट्स, यानी कि 2 प्रिंसिपल सोच जिससे फिजिक्स आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वो है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ये समझने लायक है। देखिए, फिजिक्स आपको 2 पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। अब पहले समझ लेते कि यूनिफिकेशन यानी क्या। देखिए, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि भाई दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस किसी एक कॉमन फोर्स का ही नतीजा है। तो वो जो कॉमन फोर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। दुनिया के सारे फोर्स यूनिफाइड होके एक ही फोर्स है ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो है यूनिफिकेशन। ऐसा ही दूसरी बहुत सारी चीजों में भी यूनिफिकेशन की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात है रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि कोई भी बड़ी चीज को बिल्कुल छोटे टर्म्स में समझाया जाए, इसको कहते हैं रिडक्शन। जैसे कि हम कहें कि भी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है समझाओ, तो पहले तो लगेगा भाई इतना कॉम्प्लेक्स है ये कैसे समझा दें, लेकिन साइंटिस्ट इसका एक छोटा सा आंसर दे देगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स अभी एग्जिस्ट करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दो तो ये यूनिवर्स इस तरह से नहीं होगा। हमारी अर्थ अपनी ऑर्बिट में नहीं रहेगी, निकल जाएगी, सारे के सारे प्लेनेट निकल जाएंगे अपनी ऑर्बिट में से। तो ये है रिडक्शन। इतनी बड़ी चीज को उसके पीछे एक छोटा सा जो फंडा लगा हुआ है उसके ऊपर ले आना और उसके ऊपर डिस्कस करना, इसको कहते हैं रिडक्शन। वैसे इसके बारे में आगे डिटेल में दिया गया है, जरा उसको समझते हैं। In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. देखिए, यही है यूनिफिकेशन कि हम पूरे फिजिक्स के हर एक फिनोमिना को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक लॉज के तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल,
The same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of moon around the earth and the motion of planets around the sun. देखिए अलग अलग घटनाएं, एप्पल का नीचे गिरना, सन के आसपास प्लैनेट का घूमना, मून का हमारे आसपास यानी कि अर्थ के आसपास घूमना, इन सभी के लिए बेसिक चीज क्या है, बेसिक लॉ क्या है? ग्रेविटेशन, है ना? तो ये क्या हुआ? यूनिफिकेशन। इसी तरह से मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज दिए, मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं उसको, उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज दिए, उस लॉज से आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन जितनी भी है, बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन बहुत सारी है, उन सभी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिनन को आप सिर्फ मैक्सवेल के इक्वेशन से ही समझा सकते हो। तो ये क्या हुआ? यूनिफिकेशन। अभी आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना कितनी सारी है। अगर आप उसको मैक्सवेल के इक्वेशन से समझा पाते हो तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये यूनिफिकेशन हुआ। ऐसा ही एक और, द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट्स दिस सेम क्वेस्ट ऑफ यूनिफिकेशन। साइंटिस्ट ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दुनिया में जितने भी फोर्स दिख रहे हैं वो दरअसल कुछ फंडामेंटल फोर्सेस से ही पैदा हुए हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह की प्रोसेस, एक तरह की कोशिश, किसकी? यूनिफिकेशन की। अब हम समझते हैं कि रिडक्शन क्या है। एन एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज and interactions of its constituent simpler parts. This approach is called as reductionism and is at the heart of physics. देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो भी हैं फिजिक्स की, उसको उसके कंस्टिट्यूएंट और सिंपलर पार्ट के फॉर्म में समझा देना, उसको कहते हैं रिडक्शन या फिर रिडक्शनिज्म। इसको आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन आप दो वर्ड्स याद रखना, एक बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम और दूसरा कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल the subject thermodynamics developed in 19th century deals with bulk systems in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy and entropy etc. देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स का हम कह सकते हैं कि एक सब सब्जेक्ट है या सब टॉपिक है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें ये एक बल्क सिस्टम है, इसमें मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आती है जैसे कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी एक्सेट्रा। पहले आप समझ लीजिए ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का डिफरेंस। देखिए माइक्रोस्कोपिक यानी बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा, और मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा। ठीक है, देखिए टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर ये एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस रूम का प्रेशर मैक्रोस्कोपिक हो गई। इस रूम का वॉल्यूम ये एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन इस रूम में किसी भी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस रूम में किसी भी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। समझ रहे हो? अब यहां पे बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। Subsequently, the subject of kinetic theory and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of the molecular constituents of the bulk system. इसका मतलब ये कि साइंटिस्ट
काइनेटिक थियरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके थर्मोडायनेमिक्स की जो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और ये एंट्रोपी, इसको जोड़ पाए। किससे जोड़ पाए? मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के साथ जोड़ पाए। अब मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज यानी क्या? उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, तो ये सारी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी हुई, जो कि माइक्रोस्कोपिक बातें हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट एक तरफ थर्मोडायनेमिक्स की मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज और एक तरफ इस पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का एक रिलेशन फाइंड कर पाए। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। आप एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो किससे? माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज से। यानी कि एक एग्जांपल से समझाऊं तो, इन पर्टिकुलर द टेम्परेचर वाज सीन टू बी रिलेटेड to the average kinetic energy of the molecules of the system। यानी कि जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन मिला किसके साथ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि इस रूम में जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, उसका एक इक्वेशन मिल गया। किस फॉर्म में? तो कि भाई इस रूम में जो एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पूरा इक्वेशन मिल गया। समझ रहे हो आप? तो हम इस रूम की जो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर, उसको इस रूम में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये आप एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर पा रहे हो बिल्कुल फंडामेंटल चीज के साथ। कौन सी फंडामेंटल चीज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं रिडक्शन या रिडक्शनिज्म।